हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B रिटर्न हम कैसे आसानी से घर बैठे फाइल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना कंपलसरी होता है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर के नीचे है तो आप ये ऑप्शंस को क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो मंथली भी इसको फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर के ऊपर है तो आपको मंथली बेसिस पे इनको फाइल करना ही पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कि सबसे पहले जीएसटीआर 1 क्या है और इसको कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हमने दिसंबर मंथ को सेलेक्ट किया। यहाँ पे आया जीएसटीआर 1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने पूरे महीने में जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, या वो किसी भी फॉर्म में हो, आपने टैक्स फ्री सेल किया हो, डीम्ड एक्सपोर्ट आपने सेल्स किया हो, या फिर आपने बी टू बी, बी टू सी कोई भी तरह की आपने सेल्स की है, तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स शो करना होगा। आपको उसका एचएसएन वाइज भी समरी देना होता है। आप इसको दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। अगर आपके पास बहुत कम डेटा है तो आप इसको प्रिपेयर ऑनलाइन के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं। डिटेल आप मैन्युअली फिल कर सकते हैं, देन आप खुद फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बड़ा है तो आप टैली या कुछ अदर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से जेसन भी आप फाइल बना सकते हैं। जेसन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर जीएसटी पोर्टल में ऑफलाइन टूल्स यूटिलिटी के द्वारा भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटीआर 1 हम ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नील रिटर्न फाइल करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको एंड ऑफ स्क्रीन पे ले जाएगा। वहाँ पे आप ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपके कम ट्रांजेक्शन्स है तो आप यहाँ पे एक एक चीज़ आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि बी टू बी या सेज इनवॉइस आपने अगर कुछ भी किया है सप्लाई, तो आपको उसका डिटेल्स टेबल नंबर 4A 4B यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस पे टिक करना है। आपको यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं, ऐड रिकॉर्ड। यहाँ पे आप पार्टी का जीएसटी नंबर जिनको आप सेल कर रहे हैं, उनका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस की वैल्यू, एंड देन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे हमने डिटेल फिल की है। मैंने यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर जिसको मैंने सपोज, चलो हम बाहर आके हमने कुछ बिल्स ऐड किए हुए हैं, हम वही जीएसटी नंबर एक बार ऐड करके देख लेते हैं। आप बहुत इजीली तरीके से आप रिकॉर्ड्स को मैनुअली ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने एक कोई पार्टी का जीएसटी नंबर डाला जिसको हमने सेल किया है, उसका आपने इनवॉइस नंबर रेज किया, आपने उसका इनवॉइस का डेट यहाँ पे फिल कर दिया, देन इनवॉइस वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर दी है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेल हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन शो होगा जिसमें आप रेट वाइज आपको बाइफरकेशन देना होगा। वो 0% है, 1% है, 1.5% है, 3% है। तो आप यहाँ पे कुछ भी जो भी आपका स्लैब आता है उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे सेव करना होगा। सेव करते ही आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड में कुछ एरर आएगी, चाहे आपने डेट कुछ रॉन्ग डाल दिया है, या इनवॉइस का टोटल आपका मैच नहीं हो रहा है, या पार्टी का जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आपका पेंडिंग में शो हो जाएगा, जिसको आपको रेक्टिफाई करना होगा। अदरवाइज आप रिटर्न को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे हमने 15 बिल्स ऐड कर दिए हैं। इस तरह आप भी एक-एक करके जितने भी आपके बिल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बिल्स नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। देन आता है B2C लार्ज इनवॉइस। अगर आपने कोई ऐसा इनवॉइस बनाया है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया है और उनका एक इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, तो आपको उस इनवॉइस का डिटेल आपको अलग से यहाँ पे शो करना होगा, जिसको B2C लार्ज इनवॉइस के थ्रू आपको शो करना होगा। देन आता है एक्सपोर्ट इनवॉइस। अगर आपने किसी को भी एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज किया है, आपने एक्सपोर्ट किया है, तो आपको उसका डिटेल यहाँ पे इस टेबल के अंदर आपको फिल करना होगा। B2C अदर्स, वो जो भी बिल्स जो 2.5 लाख के नीचे हैं, उन सबको आप ये कैटेगरी में आप स्टेट वाइज ऐड कर सकते हैं। जो भी स्टेट में आपने माल सेल किया है वो आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, देन हमने क्या रेट पे सेल किया है, देन आप सेव करके यहाँ पे डिटेल जैसा आप देख सकते हैं ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपने अगर नील रिलेटेड कोई सप्लाई की है, जिसमें चाहे वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल किया हो, चाहे आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया हो, तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने इंटर स्टेट भी कुछ सेल किया रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को, उसका डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। या आपने कुछ ऐसे आइटम सेल किए हैं जो जीएसटी में नहीं आता है, देन आपको उसका रिपोर्टिंग भी आपको यहाँ पे देना होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स। अगर आपने कोई B2B इनवॉइसेस रेज किए हैं, उनका कोई गुड्स रिटर्न आ गया है, तो आप उन डिटेल्स को यहाँ पे आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो। जैसा आपने B2B ऐड किया है, वैसे ही आप सेम B2C भी, सॉरी ये क्रेडिट नोट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी का जीएसटी नंबर, आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट कौन सा इश्यू किया है वो नंबर, उसका डेट, एंड सेम जैसे आपने सेलेक्ट किया वैसा ही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सपोज हम समझ लेते हैं कि हमने 1 नंबर रखा, उसका डेट भी 31 दिसंबर 2022 रखा है। अब ये नोट डेबिट है क्रेडिट है, हम अभी आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे अभी क्रेडिट नोट आपको सेलेक्ट करना है। नोट की वैल्यू जो भी आपकी बन रही है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और आइटम की डिटेल्स वो 5% है 18% है या जो भी है आपको यहाँ पे फिल करके उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी हमारे में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने कोई इश्यू नहीं किया है, तो इसके लिए हम ये ऑप्शन को नहीं फिल करते हैं। अगर आपने कुछ क्रेडिट या डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड को रिसीव किया है, तो यहाँ पे आपने B2C सप्लाईज दिखाई है, अगर उसके रिलेटेड कोई भी गुड्स रिटर्न आता है तो आपको उसको यहाँ पे उसका डिटेल्स स्टेट वाइज देना होता है। आप एक ऑप्शन इसमें भी आप उसका सेटअप करके आप नेट वैल्यू भी दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मैं नेट नहीं दिखाऊं, यहाँ पे मैं सेल्स दिखाऊं और उनका सीएन में अलग से स्टेट वाइज दिखाऊं, तो आप यहाँ पे भी वो डिटेल्स फिल कर सकते हैं। देन आता है टेबल नंबर 11A 11A2, टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। अगर आपने कोई कस्टमर जिसका आपने बिल रेज नहीं किया है बट आपने उसका एडवांस लेके रख लिया है, चाहे वो 2 लाख हो 3 लाख हो या 50% 60% जितना भी पैसा अगर आपने ले लिया है, तो आपको उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करना होगा। यहाँ पे स्टेट वाइज डिटेल की कौन से स्टेट का आपने पैसा कौन से कस्टमर का आपने कलेक्ट किया है। यहाँ से आप सपोज समझ लीजिए कि मैंने गुजरात का यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ गया, देन आपने कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है उसका नेट वैल्यू। सपोज आपने 4 लाख रिसीव किया है, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जो भी आपका रेट है 5% है तो डिवाइड बाई 105 करके आप उसका नेट वैल्यू ला सकते हैं। देन उसका आपको टैक्स शो करना होगा। तो टोटल आपने कितना रिसीव किया वो तीनों का टोटल होना चाहिए। आप रिवर्स कैलकुलेशन करके आप नेट वैल्यू निकाल सकते हैं, देन आपको उसका रिपोर्टिंग एडवांसेस के सेक्शन में करना होता है। अगर आपने कोई कस्टमर से एडवांस ले लिया है और उसका बिल आपने वो मंथ में नहीं रेज किया है।
देन आता है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस। जो आपने प्रीवियस मंथ में किसी कस्टमर का आपने एडवांस दिखाया है, सपोज उसने 4 लाख रुपए एडवांस दिए हैं और ये मंथ में आपने उसका पूरा बिल रेज कर दिया है, तो आपको वो एडवांस को वापस से एडजस्ट करना होगा। जो प्रीवियस में आपने एडवांसेस दिखाया था, उस एडवांसेस को आपको ये मंथ में एडजस्ट करना होगा। देन आपको एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। टेबल नंबर 12 में डिटेल्स आता है कि जो भी आपने सप्लाईज की है आउटवर्ड, उसका आपको एचएसएन वाइज एक एक आइटम का एचएसएन वाइज आपको डिटेल्स देना होता है। सपोज आपने एक ही एचएसएन में सेल किया है, तो आपको यहाँ पे एक ही एचएसएन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन आप उसमें से जो भी कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, कौन सी रेट में आपने उसको सेल किया है, उस पर आईजीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना, देन आपको इस समरी को सेव करना रहता है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, तो आपको मिनिमम 6 डिजिट का एचएसएन कोड सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको एक नोटिस या कुछ भी इश्यू हो सकता है कि आपने एचएसएन वाइज समरी प्रॉपर नहीं दी, आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया बट एचएसएन वाइज आपने डिटेल्स बराबर नहीं दी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। देन अगर उसके नीचे है, तो आप 4 डिजिट एचएसएन कोड में आपको समरी फिल कर सकते हैं। और वही अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर के नीचे है, देन आपको एचएसएन की समरी समरी देना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो नहीं दे सकते हैं। आगे आता है डिटेल नंबर 13, डॉक्यूमेंट इश्यूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। आप जो मंथ में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस मंथ में आपने कितने डॉक्यूमेंट्स इश्यू किए हैं। चाहे आपने टैक्स इनवॉइस इशू किए हैं, चाहे आपने बी टू बी की अलग सीक्वेंस बना के रखी है, आपने जितने भी नंबर इशू किए हैं, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई एंड जितना भी है, आप उसका डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको आउटवर्ड सप्लाई की तो डिटेल्स देनी ही पड़ेगी। आप इनवर्ड सप्लाई की चाहे तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जितने भी आपने सीरीज बना के रखी है, वो आपको फिल करनी होगी। देन आपने कोई क्रेडिट नोट इश्यू किया है, तो उसकी भी डिटेल आपको देनी कंपलसरी होगी। उसके अलावा बाकी डिटेल्स आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये तो था हमारा नॉर्मल जो प्रत्येक पर्सन के लिए ज़रूरी होता है कि उसको जीएसटी-R1 फाइल करना होता है। अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर है, तो उसको मंथली बेसिस पे फाइल करना ही होता है। अब होता है कि हमने जीएसटी-R1 तो फाइल कर दिया है, बट हमें पता चला कि कुछ हमने बी टू बी इन्वॉइसेस में कुछ मिस्टेक्स कर दी है या बी टू सी इन्वॉइसेस में हमने कुछ मिस्टेक्स कर दी है, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ में उसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आता है कि अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स। यहाँ पे आपको जाना है कि अगर आपने बी टू बी इन्वॉइसेस में कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आपको वो पीरियड में बी टू बी नंबर डाल के उसको सर्च करना है। उसका आप जो भी चाहे तो आप उसका जीएसटी नंबर आपने गलत डाल दिया हो, उसमें बिल अमाउंट आपने गलत डाल दिया हो, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। बी टू सी लार्ज इन्वॉइसेस, जो भी मंथ में आपको लगता है कि मैंने बी टू सी इन्वॉइसेस लिखने में मिस्टेक कर दिया है, उसकी टोटल ज़्यादा लगा दी है, या जो भी आप चाहते हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। सेम आप एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस में भी आपको कुछ करेक्शन लगता है तो आप कर सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, अनरजिस्टर्ड के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, या बी टू सी जो स्मॉल थे, जो 2.5 लाख के नीचे जिनका वैल्यूएशन था, उनको आप अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एडवांस रिसीव्ड में आपने कुछ गलत रिपोर्टिंग कर दी है कोई भी मंथ में, तो आप वो प्रीवियस मिस्टेक्स को आप नेक्स्ट मंथ जो भी आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं 1 में, उसमें आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बी टू बी इन्वॉइसेस जो भी डिटेल्स हमने हैं वो दे दी है, और बी टू सी हमारे में थे तो हमने वो भी चीज़ फिल कर दी है। देन एचएसएन वाइज समरी कंपलसरी नहीं है, तो मैं अभी नहीं फिल करूँगा। देन अमेंडमेंट भी मेरा कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल समरी, यहाँ पे मैं जैसे ही टिक करूँगा, यहाँ पे आपके पास जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो यहाँ पे आपको समरी वाइज में दिखा देगा। आप चाहें तो ये समरी वाइज चेक कर सकते हैं कि कोई पॉइंट में आपसे मिस्टेक हो गई हो, कुछ छूट गया हो, कुछ आपने नहीं फिल किया हो, तो वो सब चीज़ आप यहाँ से एक बार वेरीफाई करके
आप उसका चाहे तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं पीडीएफ में आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि टोटल आउटवर्ड सप्लाईज मेरा जो टोटल आउटपुट टैक्स है उसके साथ अगर मैच हो रहा है तो आप इस स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं। जैसे मैंने वेरीफाई कर लिया है कि सब डिटेल्स ओके है, मैंने यहाँ पे रिटर्न को सबमिट करने के लिए प्रोसेस कर दिया है। आप रिटर्न को दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं, डीएससी एंड ईवीसी। सबसे इजी प्रोसेस है कि ईवीसी, अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास है और वो रजिस्टर्ड है तो आप इमीडिएटली ईवीसी के थ्रू 1 सेकेंड में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि डीएससी के थ्रू करें तो आपको डीएससी पहले पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, देन आप उस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है, देन ये वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे एक आपके पास समरी आ जाएगा कि आपका कौन से रिटर्न का पीरियड है, हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड एंड एक्नॉलेजमेंट जो भी है आपको मेल आईडी पे भी चला गया है। देन आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आ गया होगा कि आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो गया एंड देन उसका सक्सेसफुल एआरएन नंबर ये है। आइए हम समझते हैं कि अब जीएसटीआर 1 हमने फाइल कर दिया है तो 3B आप ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा 1 का डेटा सही है तो 3B आपको एक समराइज देता है कि आप ऑटो पॉपुलेट के थ्रू आप अपना 3B का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑटो पॉपुलेटेड के थ्रू नहीं जाना है, या जैसे पहले होता था कि आपने 1 अभी तक फाइल ही नहीं किया है तो 3B में वो डेटा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट नहीं होता था। बट अभी से ये चीज़ कंपल्सरी हो गई है कि जब तक आप 1 फाइल नहीं करेंगे, आप अपना 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप पहले अपना 1 फाइल करें, देन आप 3B पे जाएँगे तो डायरेक्टली आपका सारा डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आपको शो हो जाएगा, आपको केवल चेक करना है, देन उसको फाइल ही कर देना है। फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं मैं पहले 3B करूँ, तो 3B आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑफ़लाइन, एक ऑनलाइन। जैसे आपको मैंने बताया कि आप टैली या कुछ अदर सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू आप जेसन अपलोड कर सकते हैं। सारा डेटा जो आप चाहते हैं जेसन के थ्रू वो सारा डेटा आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी के पोर्टल पे भी जीएसटीआर 3B की ऑफ़लाइन टूल है, आप उसके थ्रू भी अपना रिटर्न ऑफ़लाइन सबमिट कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि हमने 1 फाइल कर दिया है, अब हम 3B ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे, जो बहुत ईज़ी है, क्योंकि आपने 1 फाइल कर दिया है तो आपको अब कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको केवल चेक कर लेना है, देन उसको फाइल कर देना है। सबसे पहले ऑप्शन आता है कि डू यू वांट टू फाइल निल रिटर्न? अगर आपने 1 को निल फाइल किया है और आप चाहते हैं कि मेरा 3B भी मैं निल रिटर्न फाइल करूँ, तो इस ऑप्शन को आपको येस करना होगा। अदरवाइज़ आप उस ऑप्शन को नो करके नेक्स्ट पे टिक करेंगे। ये एक सिस्टम जनरेटेड समरी है जो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपका डेटा सारा ऑटो पॉपुलेटेड रूप से इसमें शो हो गया है। आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी उसमें रेक्टिफाई या करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गया है, अगर आपने टैक्स फ्री भी कुछ सेल दिखाया तो वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता। अगर आपका यहाँ पे कुछ रिवर्स चार्ज है कि आपने कुछ ट्रांसपोर्ट का सर्विस या कुछ ऐसा सर्विस लिया है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आता है, तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स मैन्युअली आप उसको फिल कर सकते हैं। देन आप उसको कंफर्म कर दीजिए। अगर डेटा ओके है तो कंफर्म, अदरवाइज आपको लगता है कुछ करेक्शन है, कुछ बिल छूट गया था तो जिसको आप यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आता है सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5). अगर आपने कुछ ऐसी सप्लाईज की है जो आपको जैसे आपने कुछ स्विगी या ज़ोमैटो या कुछ ई-कॉमर्स के थ्रू आपने कुछ भी ट्रांज़ैक्शन किया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे शो करना होगा। अगर आपने उनमें कुछ भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे स्विगी या ज़ोमैटो का हम किसी भी तरह की सेल करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स उनको ही पे करना रहता है। हमें उस पे कोई भी लायबिलिटी पे नहीं करनी होती है, तो आप वो डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। देन इंटर स्टेट सप्लाई, अगर आपने बी टू सी में
जो भी आपने रिपोर्टिंग किया है वहाँ पे, चाहे वो 2.5 लाख के नीचे हो या फिर 2.5 लाख के ऊपर इन्वॉइसेस हो, उसका सारा रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। जो हमने स्टेट सेलेक्ट किया था, वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ डिटेल्स में करेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे ऐड या रिमूव के थ्रू आप कर सकते हैं। देन हमने किया कन्फर्म। उसके बाद आता है एलिजिबल आईटीसी। तो मेन जो 3B का काम होता है वो आईटीसी को कैलकुलेट करने देखने के लिए ही उसका काम आता है। जैसे जीएसटीआर 1 है, वो आपको शो करता है कि आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है। वैसे ही जीएसटीआर 3B है, उसमें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनता है, वो चीज़ यहाँ पे शो होती है, जिसमें आपका सेल्स प्लस परचेज दोनों का डेटा, उसके बाद कितना आपका उसमें से पे निकलता है या फिर आपका एक्सेस पड़ा है, तो उस बेस को आपको इस रिटर्न के थ्रू फाइल करना होता है। तो 3B में बेसिकली हमको सारा आईटीसी का टोटल देना होता है। ये आजकल जो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सारी आईटीसी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका रेड हो जाएगा, बट आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई पार्टी ने बिल नहीं दिखाया है, तो आप उसका या तो क्लेम आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ले भी सकते हैं, बट ये ऑप्शन आपका रेड हो जाएगा। इंटीमेट करेगा कि आपने आईटीसी से ज़्यादा आपने क्लेम कर लिया है। जिसमें आपका इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर आपने कुछ इम्पोर्ट किया है, उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर आईजीएसटी कुछ भी आपने पे किया है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे आईटीसी के थ्रू मिल जाएगा। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, कुछ आपने इम्पोर्ट ऑफ आरसीएम मीन्स कि आपने इनवर्ड सप्लाई पे आरसीएम आउटवर्ड में आपने शो किया है, उसका सेम क्रेडिट आप वो मंथ में ले सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी एंड टोटल ऑल अदर आईटीसी, यहाँ पे आपकी सब आईटीसी इधर आ जाएगी। जो इम्पोर्ट या आरसीएम को छोड़ के जो भी रिमेनिंग बचती है, उसका क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेगा। देन अगर आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया है, चाहे वो क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के थ्रू कोई पार्टी ने आपका शो कर दिया, या फिर आपने कुछ ट्रेड डिबेट्स डिस्काउंट ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखाए जो जिस पे आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो उस आईटीसी को आपको यहाँ पे रिवर्स करना होगा। देन जो बचेगी आपकी नेट आईटीसी आ जाएगी। अदर डिटेल कि जो भी आपने आरसीएम रिक्लेम किया है कुछ, या इन एलिजिबल आईटीसी है, उसका आपको रेस्ट्रिक्टेड जो भी रूल्स के अंडर आता है, तो उसको आपका डिटेल अगर आपको कुछ शो करना है, तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे आईटीसी क्लेम विच वाज रिवर्स्ड अंडर सेक्शन अर्लियर टैक्स पीरियड, अगर कोई आपने आईटीसी क्लेम की है, वो रिक्लेम आपने यहाँ पे उसको रिवर्स कर दिया है वापस, तो आप उसको यहाँ पे शो करना होगा कि मैंने आईटीसी इतनी ली थी, जिसको मैंने वापस से रिवर्स कर दिया है। देन इन एलिजिबल आईटीसी, अगर कोई आईटीसी आपको लगता है कि जो इन एलिजिबल है, तो उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा। देन आप इसको कंफर्म कर देंगे। अगर ऐसा कोई भी आपका नहीं है, तो उसको 0 0 करके आपको कंफर्म कर देना है। देन अगर आपने कुछ एग्जाम रिलेटेड कुछ भी आपने परचेज किया, चाहे वो इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो, सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जाम एंड रिलेटेड, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर द प्रीवियस मंथ, कि अगर आपने अपने पिछले महीने का रिटर्न, चाहे क्वार्टरली है तो क्वार्टरली जो लास्ट रिटर्न आपने फाइल किया है, अगर मंथली है तो इसके पहले का मंथली रिटर्न आपने अगर लेट फाइल किया, तो उसका फीस, अगर उसके ऊपर कुछ भी अमाउंट आपका पेबल निकलता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, जिसको हमको पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको कंफर्म कर देंगे। अगर हमने सब डिटेल्स फिल कर दिया है, इस ऑप्शन को सेव कर देंगे। सेव करने से आपकी सारी समरी जो भी हमने किया, वो रिटर्न आपका सेव्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली आ गया आपका डिटेल्स, आप इसको प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करने पे आपका जितना भी कैश बैलेंस में कितना बैलेंस पड़ा है, अगर क्रेडिट बैलेंस कितना आपका पड़ा है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका कुछ भी लायबिलिटी आता है, तो आप उसमें से सेट ऑफ ले सकते हैं। अदरवाइज आपका यहाँ पे
जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे दिखा देगा, एडिशनल कैश रिक्वायर्ड उतना आपको पे करना होगा, देन आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर ये आपका चीज़ 0-0 आ रहा है, इसका मतलब आपका सारा सेटअप हो गया है, चाहे वो क्रेडिट के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो, आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। देन आप मेक पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे, अगर कुछ भी लायबिलिटी नहीं होगी तो ये लायबिलिटी ऑफसेट सक्सेसफुली कर देगा। देन आप इसको प्रोसीड टू फाइल, यहाँ पे आप कंफर्मेशन दे देंगे, वेरिफिकेशन। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, ईवीसी एंड डीएससी। तो हम ईवीसी के थ्रू करेंगे। हमने इसको प्रोसीड किया तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आपको वेरीफाई कर देना है। सेम जैसे ही आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा तो एक फाइलिंग सक्सेसफुल, जो भी आपका एआरएन नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपका एआरएन नंबर और जो भी डिटेल्स है वो सारी चली जाएगी। तो ये हमने वीडियो में देखा कि कैसे हमने वन एंड उससे हमने थ्री बी एकदम इजीली तरीके से फाइल कर दिया है। ये कोई भी आप आसानी से जो भी स्टेप्स है आपको केवल उनको ध्यान में रखना है और एकदम इजीली तरीके से आप अपना खुद का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।